श्री कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह। उपाध्यक्ष भी धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। मैं अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं चिदम्बरम जी के जैसे इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं रहा हूं और नंबर्स में मैं उनको जवाब नहीं देना चाहूंगा, पर एक भारत के नागरिक के होने के जैसे अगर 10 सालों में अगर आपने देश में घूमा हो, वो सड़कों से लेकर, अस्पतालों से लेकर, IIM से लेकर, हवाई एयरपोर्ट से लेकर, किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर, SC ST को लेकर जो परिवर्तन इस देश में आया है वो सबके देखने के लिए, सबके लिए उजागर। और बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब सिर्फ ट्रेजरी को बढ़ना नहीं होता है, पर आम आदमी के जेब में पैसा डालना होता है और प्रगति के पथ पर चलने का उद्देश्य होता है। और ये सामान्य तौर से जो इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ बैठे हैं, ये प्रगति की रफ्तार हम सब ने देखा है और भारत के वासियों ने देखा है। और इस प्रगति के अंतर्गत तीसरे बार आज मोदी जी की सरकार फिर से तीसरे बार जनता ने चुनकर वापस भेजी। और जब जनता का सिर्फ ट्रेजरी का पैसा भरने का प्रयास सरकारों का नहीं रहेगा, परंतु लोगों के जेबों के भरने का प्रयास होगा, तो उस पर भारी कदम इस सरकार ने उठाया है। परंतु मैं आश्चर्य में हूं कि 5 साल तक विपक्ष सिर्फ एक ही चीज कहता रहा कि ये मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं करती है। और आज सामान्य तौर से जब भाषण होता है विपक्ष की तरफ से तो बोलते हैं यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये बात ही कुछ नहीं। इतना बड़ा कदम जब मध्यम वर्ग के लिए उठाया है, यू कैनॉट चेंज द गोल पोस्ट व्हेन एवर यू लाइक। इट इज, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो दिक्कत आई है कि आज जो मिडिल क्लास के लिए माननीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, ये आश्चर्यजनक। इस तरह का किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 12 लाख रुपए का इनकम टैक्स किसी को माफ कर दिया जाएगा। और यही नहीं, जो बाकी दिया गया है 12,75,000 रुपए अगर आप कमाते हैं तो 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे बड़ा कदम मैं समझ सकता हूं मध्यम वर्ग के लिए ना आज तक हुआ है। और मुझे लगता है मोदी जी के ही नेतृत्व में ऐसे बड़े बड़े निर्णय आने वाले दिनों में पूरा देश देखेगा। 2 चीजें बहुत सुनाई देती थी चुनाव से पहले कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ हम नौकरियों के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं और बहुत बड़े दर इससे बढ़ते जा रहा है। 2010 साल जो यूपीए की सरकार रही, उसमें 3 करोड़ नौकरियां 10 सालों में सरकार ने भरी थी। जब से मोदी जी की सरकार आई है, पिछले 10 सालों में 18 करोड़ नौकरियां, आप समझ सकते हैं 6 गुना नौकरियां इस सरकार ने भरने का काम किया है। सिर्फ पिछले साल 4.6 करोड़ नौकरियां बढ़ाई गई थी सरकार के माध्यम से, नौजवानों को नौकरियां मिली थी। स्टार्टअप्स की अगर बात किया जाए तो 10 साल में जो यूपीए के समय में जो रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स थे वो 452 थे। 452, मैं फिगर फिर से कि सब लोगों को पता चल जाए, 452। और आज के तारीख में 1.59 लाख नौकरियां इसकी वजह से आई हैं और 1.59 लाख स्टार्टअप्स आज इस देश में हैं, जिसकी वजह से 17 लाख नौकरियां डायरेक्टली लोगों को मिली। हमेशा भाषण हम सुनते हैं किसानों के बारे में। इकोनॉमी की जब बात होती है तो लोग सब चीज की बात करते हैं, पर यह देश किसान प्रधान देश है। जो परिवर्तन किसानों के लिए इस देश में मोदी जी ने किया है, जिसकी अगर किसी की नजर पड़ी है किसानों पर, वो मोदी जी की नजर पड़ी है। और आंसू पहुंचने का काम अगर गरीब किसान का किसी ने किया है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं, 3.46 लाख करोड़ 3.46 लाख करोड़ 11 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया गया है।
आप उस नंबर को जरा, उस आंकड़े को सोचने के लिए, जो बहुत ही गरीब, जिसके पास बहुत गरीब किसान है, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, आधे एकड़ का, उस तक को किसान सम्मान निधि मिलती है। और ये कैसे मिलती है? जो ईमानदारी से बजट में टैक्सेस बनते हैं, और जब 1 रुपया टैक्स किसी व्यक्ति से लिया जाता है, उसी 1 रुपया को आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया जाता है। मोदी जी एक बटन दबाते हैं और लाखों करोड़ों किसानों के खाते में सीधे पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। आज इस बजट में इस बजट में पीएम धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों में जो लो प्रोडक्टिविटी जहां है उनको निर्धारित किया है, और अन्य स्टेटों में, इसमें कोई ये नहीं कि इस वाला सिर्फ भाजपा के स्टेट हैं, इसमें सारे विपक्ष के भी स्टेट हैं, 100 जिलों को निर्धारित किया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। आज पल्सेस की बात होती है, उड़द की बात होती है, मसूर की बात होती है, तूर की बात होती है, कमी है। और आत्मनिर्भर हिंदुस्तान अगर बनाना है तो प्रोडक्टिविटी हमारे देश में होगी, तभी आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनेगा। इसके लिए 6 साल के लिए एक योजना बनाई गई है, आत्मनिर्भर इन पल्सेस। किसानों की बात की जाए, किसान क्रेडिट कार्ड की बात होती है, किसान क्रेडिट कार्ड की बात होती है। आज 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 3 लाख से लेकर 5 लाख का क्रेडिट बढ़ाने का काम किया है। मैं साफ तौर से किसानों के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वयं पूर्वांचल से आता हूं, उत्तर प्रदेश में, जो एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। जो परिवर्तन एक आम किसान में हमने देखा है, उस सम्मान और उस दृष्टि से जब वो प्रधानमंत्री को देखता है, इसी वजह आज किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह नौजवानों ने, महिलाओं ने, अगर किसी की उम्मीद टिकी हुई है किसानों की इस देश में, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का तब टिकी हुई है। और मैं निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि बजट में उन्होंने हमेशा किसानों की बात करी है। गन्ना बहुल क्षेत्र से आता हूं, और आज वो उत्तर प्रदेश हो या कोई प्रांत हो, जो महाराष्ट्र हो, आज किसान गन्ना गिराता है और 10 दिन के अंदर उसका पेमेंट मिल जाता है। नहीं तो पहले 2-2 साल, 3-3 साल किसानों को पैसे के लिए रुकना पड़ता था। 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर कुछ फैक्ट्रियों में, और कुछ फैक्ट्रियों में तो 1 हफ्ते में पेमेंट हो जा रहा है। तो ये क्या परिवर्तन साफ दिखाई नहीं देता है? साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं, ये परिवर्तन किसानों को जिस तरह के आंसू पोंछने का काम किया है, मैं जितना धन्यवाद दे सकूं वो कम ही होगा। अब फिस्कल डेफिसिट और बाकी चीज के लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि निर्मला सीतारमण जी साफ तौर से जवाब दे पाएंगी। परंतु अगर ये पैसे, जहां तक एम्स हैं, इस देश में एम्स है कि 10 सालों में जो 60 साल में हमने बनाए थे, वो ट्रिपल हुए, 3 गुना एम्स पूरे हिंदुस्तान में बने हैं। क्या ये किसी को दिखता नहीं है? और अगर आईआईटी देखा जाए, आईआईटी 4 गुने इस देश में बढ़े, 4 गुने इस देश में बढ़े हैं। तो ये परिवर्तन साफ तौर से संकेत देता है कि बजट के माध्यम से जो पैसा आम आदमी तक जा रहा है, बहुत बदलाव हो रहा है। और रिफॉर्म्स की बात होती है, टैक्स रिफॉर्म्स की बात होती है। साफ तौर से पहले अगर आप अपने जो अधिकारी था उससे बातचीत नहीं करते तो आपका टैक्स ही नहीं पास हो पाता था। आज क्या हो गया है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन सर्वे कर रहा है। नेमलेस, फेसलेस टैक्स रिफॉर्म हुए हैं, और एक नया इनकम टैक्स बिल भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैं जीएसटी की भी जीएसटी को लेकर बहुत बातें इस देश में होती है, और जब भी इस हाउस में डिस्कशन होता है तो जीएसटी का उसका दाम इतना बढ़ गया। जीएसटी इस देश के लिए, एक देश को एक मुल्क बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। पहले इस देश में 495 फाइलिंग होते थे टैक्स भरने के लिए।
पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, वैट होता था, सीएसटी होता था, परचेज टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, 17 किस्म के टैक्स और 13 तमाम किस्म के सेस। और जहां जहां यहां जाना पड़ता था वहां आपको मालूम है अध्यक्ष जी, कुछ कहूंगा नहीं, टेबल के नीचे जो होता है वहां भी देना पड़ता था। आज साफ तौर से जीएसटी क्लीन टैक्स होता है और आम जितना भी सरकारों को पैसा प्रदेशों को जाना पड़ता है उसके माध्यम से आज विकसित भारत की रास्ते पे भारत चल चुका है। जहां तक मेडिकल हेल्थ के बारे में बात किया जाए, हेल्थ में कितना परिवर्तन इस देश में हुआ है, स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन हुआ है, और साफ तौर से स्वास्थ्य में अगर देखा जाए, स्वास्थ्य में देखा जाए तो एम्स की बात तो मैंने की एक कार्ड की वजह से जो गरीब आदमी परेशान हो जाता था उसको आज कि कार्ड की वजह से 5 लाख का इंश्योरेंस है। 70 साल के तमाम हमारे विपक्ष के लोग 70 साल के ऊपर उधर बैठे हैं, उनको भी इस बार लाभ इस बजट में मिलने का पूरा सहयोग मिलेगा। तो मैं समझता हूं उसका लाभ उनको सबको उठाना चाहिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से पूरी एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। इस बजट ने उसको भी पास करने की बात की है। जहां तक बड़े विस्तृत जानकारी चिदम्बरम साहब ने टैरिफ्स की बात करी, पहले जब दूसरी सरकार थी तो बोला जाता था कि अमेरिका से अच्छा संपर्क होना चाहिए, अमेरिका से अच्छा हम लोग ने क्यों बिगाड़ रखा है। अब जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका से सुधार करके ट्रेड के लिए जो बेनिफिट्स हिंदुस्तान के लिए हो सकते हैं, और टैरिफ्स की जहां तक बात माननीय चिदम्बरम साहब ने की, 2 अप्रैल डेट है, तो उससे जब तक टैरिफ नहीं हुआ है उस पर कौन सा भाषण और कौन सा उल्लेख कोई व्यक्ति करेगा, या निर्मला सीतारमण जी, तो 2 अप्रैल के बाद जब हो जाएगा तभी बात कर पाएंगे। और अंत में सिर्फ ये इकोनॉमी की बात होती थी कि हमारा दर कितना कम हो गया है। साफ तौर से कोविड के बाद अगर कोई देश सबसे प्रगति पर है, किसी का दर सबसे ज्यादा दुनिया में है, तो कौन सा देश है? विपक्षी मुझे बता दे कौन सा है, आप बताइए। आज आप 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी पूरे विश्व में हो गए हैं और बहुत जल्दी 3रे बनने जा रहे हैं, तो इसकी सराहना करने की जरूरत है। और बजट की बात होती है कि इकोनॉमी आपकी डबल होते जा रही है, ट्रिपल होते जा रही है, तमाम ऐसी बातें हैं जिन पे मैं चर्चा कर सकता था, परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बदलते भारत में, विकसित भारत में विपक्ष को भी अपना हाथ बांटना चाहिए और एक लक्ष्य हम सबको लेकर विकसित भारत बनाने के लिए हम सबको आगे चलना चाहिए। अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं, जो मिट्टी को सोना बना दे वो नाथ चाहिए, जो अंधेरे में दीप जलाए वो साथ चाहिए, देश के हर कोने में हो अब रोशनी, ऐसी नीतियां, ऐसा विकास, ऐसा विश्वास चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।